नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग छिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, ऑनलाइन शिक्षा इस उपक्रम के अंतर्गत यूट्यूब चैनल द्वारा मैं आपके सामने निरंतर उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के पंचम सत्र के हिंदी भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 10 को लेकर मैंने आपके सामने विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया। अब सबसे पहले BA तृतीय वर्ष के सभी छात्रों के प्रति, हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों के प्रति सहृदयतापूर्वक आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आप मेरे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और मेरे विचारों को आपने सुना। मित्रों, हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने हिंदी भाषा उद्भव विकास को देखा, जिसमें संसार के भाषा परिवार, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को देखते समय प्राचीन आर्य भाषा, मध्ययुगीन आर्य भाषाओं को देखा। प्राचीन आर्य भाषा का कालखंड जो है ईस्वीसन पूर्व 1500 से ईस्वीसन पूर्व 500 तक, जिसमें भाषा के दो मुख्य भेद, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तत्पश्चात मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय अवधि है ईस्वीसन पूर्व 500 से लेकर ईस्वीसन 1000 तक, जिसमें हमने पाली और प्राकृत को पिछली कड़ी में ही उसका विवेचन आपके सम्मुख रखा था। पाली का कालक्रम समय जो है वह ईस्वीसन पूर्व 500 से ईस्वीसन 1 तक है और प्राकृत का ईस्वीसन 1 से लेकर ईस्वीसन 500 तक माना जाता है। ईस्वीसन पूर्व 500 से ईस्वीसन 1 तक पाली के मुख्य 4 जनभाषा के रूप विकसित हुए: पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वीय और दक्षिणीय पाली। भाषा अविकसितता से विकसितता की ओर मार्गक्रमण करती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा बहते नीर के समान है। जैसा सरल मार्ग मिलेगा वैसा नीर यानी पानी आगे प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से भाषा भी है। प्राकृत का जो समय है ईस्वीसन 1 से लेकर ईस्वीसन 500 तक माना जाता है और इस काल तक भाषा जब संस्कृत से अपने अलग अलग रूप परिवर्तित करके आई, तब प्राकृत में जब वह परिवर्तित हुई तब वह पूर्णतः जन भाषा बन गई, लोक भाषा बन गई। अब प्रश्न यह है कि वह संस्कृत से ही विकसित हुई है, लेकिन उसे प्राकृत क्यों कहा गया? प्राकृत इसलिए कहा गया क्योंकि वह संस्कृत जैसी शिष्ट नहीं रही। संस्कृत देव भाषा थी, प्राकृत ये देवों की भाषा न रहकर लोक भाषा बन गई, जन भाषा बन गई और उसको नाम दिया गया असंस्कृत भाषा। और जब असंस्कृत भाषा ये नाम उसको दिया गया, तब उसे प्राकृत कहा जाने लगा। देखिए, जैसे मनुष्य में स्पृश्य अस्पृश्यता है, उसी प्रकार से भाषा में भी स्पृश्य अस्पृश्यता दिखाई देती है। ये जन भाषा बन गई इसलिए अस्पृश्य हुई, असंस्कृत हुई, इसलिए उसको प्राकृत नाम दिया गया। इस काल में क्षत्रिय बोलियों की संख्या बढ़ने लगी। प्राकृत के कई रूप सामने आ गए। देखिए,
भाषा एक परिवार के समान होती है। परिवार का जैसे विस्तार होता है वैसे भाषा का। बहुरूपीय भाषा परिवार में केवल 2 शाखाएं थी, 2 संतान थी, एक सेतुम और दूसरा केतुम। सेतुम से संस्कृत, केतुम से लैटिन। यानी जिस भाषा में स वर्ग अधिक है उसे सेतुम, और जिस भाषा में क वर्ग अधिक है, क ध्वनि अधिक है, उसे केतुम। संस्कृत से वैदिक, लौकिक, उसके बाद पाली, प्राकृत, पाली में फिर पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी, दक्षिणी, ऐसा विस्तार होने लगा। और जब वह प्राकृत हुई तो उसके अंदर और भी विकास हुआ। वो किस रूप में? तो सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत के रूप में उसका विकास हुआ। लगभग 6 प्रकार के प्राकृत, भाषाई प्राकृत, यानी संस्कृत भाषा 6 प्रकारों से विभाजित हो गई प्राकृत। और जैसे विस्तार होता है, विभक्तता आती है, परिवार भी विभक्त होता है किसी के कारण, तो उसे असंस्कृत कहा जाता है, संस्कारी नहीं कहा जाता। उसी प्रकार से इसका भी, इस परिवार का भी विभाजन हुआ। ये परिवार भी विभक्त हुआ 6 वर्गों में। सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के मुख्य 5 भेद स्वीकार किए। मागधी जो है, मागधी एक है, लेकिन अर्धमागधी भी एक वर्ग विकसित होने के कारण 6 वर्ग बताए जाते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक केवल 5 बोलते हैं। सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, यही, और अर्धमागधी। यानी ब्राचड़ से अन्य भाषाएं विकसित हो गई बाद में। सौरसेनी, सूरसेन, मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा इससे विकसित हो गई। पैशाची यानी सिंध प्रांत की भाषाएं, महाराष्ट्र यानी विदर्भ महाराष्ट्र की भाषाएं, मागधी यानी मगध प्रांत की भाषाएं, अर्धमागधी से कौशल प्रदेश की भाषाएं विकसित हो गई। और इसी कौशल प्रदेश की भाषा अर्धमागधी से जैन साहित्य लिखा गया। तो इस प्रकार से मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास इस रूप में हुआ। इस प्राकृत के विभिन्न इन 5 प्रकारों से आगे चलकर हिंदी भाषा का विकास हुआ है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। और ये विकास एकाएक नहीं हुआ, बल्कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बाद का जो हिंदी और इन प्राकृत के बीच का जो समय है, इसे संधि युग कहा गया। संदिग्ध भाषा काल, और उसको विद्वानों ने नाम दिया है अपभ्रंश भाषा काल। यह मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरा सोपान है, तीसरी सीढ़ी है विकास की, जिसे अपभ्रंश कहा गया। और इसी अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी के बीज बोए गए। इसका जो कालखंड है, इसी सन 500 से लेकर इसी सन 1000 तक। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था की भाषा है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। आधुनिक आर्य भाषा ही
और मध्यकालीन प्राकृत भाषा, इन दोनों को जोड़ने का काम यह संधि भाषा करती है, अपभ्रंश भाषा करती है। कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तित हो गई। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया और कथित यानी बोली जाने वाली प्राकृत, बोली जाने वाली भाषा ही विकसित होती है। भाषा को हम मूर्त रूप देते हैं तो वह मूर्त रूप ही मूर्त हो जाता है, लेकिन अमूर्त रूप यानी जो बोली जाती है वो आगे चलकर विकसित होती है। और इसी बोली भाषा से, कथित भाषा से आगे चलकर नई भाषा निर्माण होगी। विकास बोलने वाले का होता है, चुप्पी साध कर बैठने वाले का कभी विकास नहीं होता। इसलिए कहा जाता है ना, यानी बाजार में भी जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीज़ों का गुणगान करता है वही अधिक मात्रा में वही चीज़ें बेची जाती है, लोग खरीदते हैं उसको। और कोई व्यक्ति यानी उससे भी बढ़िया चीज़ लाकर बाजार में बैठता है और चुप्पी साध कर बैठता है, मेरी चीज़ तो अच्छी है, लोग लेना है तो लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, तो वैसे ही वह रह जाती है, उसका विकास नहीं होता। फिर मराठी में कहावत है, बोलणाऱ्याच्या आंबाड्या विकतात, न बोलणाऱ्याचे गहू पण विकत नाहीत। ये स्थिति है। विकास भाषा का हो या मनुष्य का हो, कथितता से होता है, बोलचाल से होता है। और इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा। देखिए भाषा कैसे अस्पृश्य होते होते बढ़ रही है। संस्कृत से असंस्कृत हुई तो लोगों ने उसे नाम दिया प्राकृत। अब प्राकृत लिखित भाषा पीछे पड़ गई और कथित भाषा का विकास हो गया तो लोगों ने कहा कि ये बिगड़ी हुई भाषा यानी अपभ्रंश भाषा। कैसा देखिए, बिगड़ी हुई भाषा यानी अपभ्रंश भाषा। मेरे हिसाब से बिगड़ी हुई भाषा या अपभ्रंश भाषा नहीं है, बल्कि पुरानी भाषा और नई भाषा के बीच का जो समय है वह संधि समय है। जैसे दिन और रात के बीच का समय होता है वह संधि समय होता है, जिसे संधि काल, संध्या काल, सायंकाल कहा जाता है। और ये संधि काल भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संधि काल के बाद ही रात आएगी, तभी हम आराम करेंगे, स्थिरता आ जाएगी, भाग दौड़ से मुक्त हो जाएंगे कुछ समय के लिए। और कुछ लोगों ने उसे नाम दिया है कि बिगड़ी हुई भाषा। नहीं, वो बिगड़ा हुआ समय नहीं होता संधि का, वो संयोग का समय होता है। खेत खलिहान में गया हुआ वह किसान संधि काल के समय में अपने घर आता है, घर वालों से उसका संयोग होता है। संयोग बिगड़ा हुआ होता है। संयोग का मतलब मिलन। तो ये नाम देना ये मुझे उचित नहीं लगता, बिगड़ी हुई भाषा। यानी अपभ्रंश इतनी बिगड़ी हुई है तो हिंदी कितनी बिगड़ी हुई होगी, उसको तो लोग क्या बोलेंगे। संस्कृत यानी सर्वश्रेष्ठ और उससे विकसित भाषाएं धीरे धीरे अस्पृश्य बनते बनते
शूद्र अति शूद्रों की भाषा बन गई, हिंदी अति शूद्र भाषा। हाँ, ये जो मत है, इस मत का मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। प्राकृत भाषा की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास मध्य देश में हुआ। विभिन्न प्राकृतों से ही इन क्षत्रिय अपभ्रंश का विकास हुआ है। प्रसिद्ध भाषा विद्वान भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के निम्नलिखित यानी 7 भेद बताए हैं, और उन 7 भेदों में से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उपभाषाओं का विकास हुआ, जिनका जन्म हुआ, जिसका उद्भव हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई। तो भाषाविद भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं। सौरशैनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये 7 प्रकार, ये 7 अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतिम पड़ाव में हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं 7 पड़ावों में से ही, इनके माध्यम से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। वो कैसे हुआ, जिसको हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ देखेंगे। आपने बहुत गंभीरता से मेरी इन बातों को सुना, इसलिए आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगली कड़ी में आधुनिक आर्य भाषा को हम देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की इस बिंदु के माध्यम से। आप सबने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।